गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई स्टार्ट करते हैं आईटी ट्रेंड्स की क्लास। आईटी ट्रेंड्स में इस समय हम पढ़ रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें से मैंने गूगल ड्राइव के बारे में आपको बताया हुआ था स्टूडेंट। आज इसी के आगे हम एक बार मैं सिलेबस का रिव्यू भी आपको करा देता हूँ। पीजीडी से आईटी ट्रेंड्स, ये देखिए हमने ये यूनिट कंप्लीट किया था, ये भी हो गया था, ये यूनिट भी पढ़ लिया था। इसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी पढ़ाया था, आपको एक्सपर्ट सिस्टम पढ़ाया था। इस समय जो पढ़ा रहा था क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सर्विसेज, गूगल प्ले स्टोर जो आप यूज करते हैं उसके बारे में, एप्पल प्ले स्टोर ये मैंने बताया, साथ में गूगल ड्राइव के बारे में भी आपको बताया था। आज जो हम पढ़ने वाले स्टूडेंट वो है IoT, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन एंड यूज, साथ में बिग डेटा इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आईओटी की। आईओटी का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि आप जानते हैं आज की डेट में इंटरनेट क्या है, नेटवर्क का जाल, और मोस्टली सब जगह यूज किया जाता है इसको, इंटरनेट को। और इंटरनेट जो आईओटी शब्द एक्चुअल में बना हुआ है, इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इंटरनेट और प्लस थिंग्स, यानी कि इंटरनेट को थिंग्स से जोड़ना। जो दुनिया भर के कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क है जहां हम इंफॉर्मेशन जो होती है उसको कंट्रोल और शेयर करते हैं। ओके, थिंग से तात्पर्य है जैसे कई तरह के गैजेट आते हैं, डिवाइस आते हैं, उपकरण आते हैं और हम अपने घर और कार्यालय में उपयोग करते हैं। मैं सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाहूंगा स्टूडेंट कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से बहुत से डिवाइसेस, हाउस या बहुत से ऐसे हमारे पास मशीनरी है जिनको कंट्रोल किया जा सके, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आज की डेट में हमारे पास ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम अपने घर को अपने इंटरनेट के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि यदि हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो हम उसकी सिक्योरिटी अपने मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं। हम कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई लॉक छूट तो नहीं गया बंद करने के लिए, कोई दरवाजा खुला तो नहीं है, पंखा ऑन है कि ऑफ है। इस प्रकार की जो फैसिलिटी होती है वो कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल स्टूडेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बढ़ते हुए आज जो फैसिलिटी हमको मिल रही है कि हम रूम के अंदर जैसे ही जाते हैं तो ऑटोमेटिक फैन, लाइट, एसी ऑन हो जाता है। जैसे ही हम रूम से बाहर जाते हैं ये सारे जितने भी डिवाइसेस हैं ऑटोमेटिक क्लोज हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी को यूज करने के लिए जो प्रोसेस यूज की जाती है वो एक साइड इंटरनेट होता है, दूसरा डिवाइसेस होती हैं, उनको अपने इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करना, एक्सेस करने की प्रोसेस कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके पास हैं थिंग्स के रूप में, उदाहरण के लिए घर में मौजूद जैसे उपकरण, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इन वस्तुओं को सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से एम्बेड किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। टेलीविजन को हम नेटवर्क के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं, नेटवर्क के माध्यम से हम किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है जिसको शॉर्ट में कहा जाता है आईओटी, मशीन से मशीन, M2M संचार भी विकसित किया गया है, अथवा जो व्यक्ति है उसके बिना किसी जुड़े हुए मशीन से मशीन आपका डेटा ट्रांसफर हो, कम्युनिकेशन हो, रोबोट का यूज किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज किया जाए, ऐसी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करता है। ओके, एक उदाहरण यहाँ पे मैं ये आपको नोट्स भेज दिया हूँ, देखते हैं, जैसे समझने की कोशिश करते हैं। जो आईओटी से बिल्कुल कंप्लीट है हमारा मकान,
और IoT आगे चल के जो फैसिलिटी आने वाली स्टूडेंट, जब आप मकान बनवाएंगे उसमें IoT की फैसिलिटी भी आपको लेना पड़ेगा। IoT की यदि आप फैसिलिटी लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे अपने घर को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ की मैंने बताया, ये अंतर होगा कि एक घर में एक पंखा, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन है। अब एक साधारण स्थिति लें, जो एक परिवार छुट्टी के लिए बाहर जाता है और गलती से वो टीवी जो आपकी चालू है उसको बंद करना भूल गया। यदि वो IoT की सर्विसेज है उस घर में, तो उस टेलीविजन को बाहर जाने के बाद भी जहां भी होगा वहां से उसको ऑफ कर सकता है। लेकिन यदि उसमें IoT की फैसिलिटी नहीं है तो उसको हम ऑफ नहीं कर सकते हैं। जितने दिन हम बाहर रहेंगे हमारे टेलीविजन ऑन रहेगा और उससे डैमेज होने की भी प्रॉब्लम रहेगी, लाइट की भी। तो ये सारी सर्विसेज हमको मिलती हैं किसके माध्यम से, IoT के माध्यम से। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। हमारे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं होगा यदि IoT की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन यदि हमारे पास IoT की फैसिलिटी है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और अपने उस उपकरण को जो नुकसान पहुंच सकता था उसको बचा सकते हैं। मोबाइल कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे किसी भी समय और कहीं से भी चालू या बंद किया जा सकता है। IoT के जो विशिष्ट फीचर्स होते हैं वो कौन से हैं ये बता देता हूँ। मेन होता है सेंसर और डिवाइस। आपको मालूम है कि मेन जो लगा होता है वो क्या होता है, सेंसर होता है। जब सेंसर लगा होता है वो उसको डिटेक्ट करता है। जैसे आज बहुत सारे मोबाइल के कैमरे में सेंसर लगे हुए आते हैं। आप हैंड दिखाते हैं, फोटो खींच जाती है। आप बोल देते हो तो फोटो खींच जाती है। वो सेंसर डिटेक्ट करते हैं। उसको जैसे ही सिग्नल मिलता है सेंसर को, ऑटोमेटिक वो प्रोसेस को परफॉर्म करता है। जिसमें से GPS भी लगा होता है, कैमरे भी लगे होते हैं। कैमरे के माध्यम से भी उसको फेस डिटेक्शन, फेस को डिटेक्ट करना कैमरे के माध्यम से मोबाइल में डिटेक्ट किया जाता है। जैसे ही फेस डिटेक्ट होता है आपका मोबाइल ऑन हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो सेंसर और डिवाइसेस मेन है। इसके बाद कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी, डेटा का कम्युनिकेशन नहीं होगा, तब तक वो डिवाइसेस सही वर्क नहीं करेंगे। स्टोरेज, डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ता है। विदाउट स्टोर के तो आप कोई भी कंडीशन यूज नहीं कर सकते ना स्टूडेंट। एक सिंपल सा एग्जांपल, मान लीजिए आप मोबाइल पे फिंगरप्रिंट लगाते हैं, तो पहले उसको स्टोर करना पड़ता है। जब वो फिंगरप्रिंट उस डिवाइस में स्टोर हो जाता है फर्स्ट टाइम, तो आप जब उस पे अपने फिंगरप्रिंट को लगाते हैं तो उससे वो मैच करता है, और जब मैचिंग हो जाती है तब आपको वो क्या कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। यानी कि कंप्यूटर में यदि कोई भी कंडीशन लगाई जाती है, आपको मालूम है वो कहीं ना कहीं पहले उसके डेटाबेस में स्टोर होती है, और उस कंडीशन के आधार पे उस डेटाबेस से उसको मैच किया जाता है, और जब आपकी मैचिंग हो जाती है तब जाके आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर उसका एनालिसिस करना, फिर यूजर इंटरफेसेस किस तरीके से यूज करना है, ये सारी इसकी फैसिलिटी हैं। IoT का उपयोग कहाँ होता है, स्मार्ट होम, जैसा कि मैंने बताया स्मार्ट होम बनाने के लिए जो सभी आपके घरेलू उपकरण है, लाइट, पंखा, दरवाजे, AC, वॉशिंग मशीन, गीजर, सारा आपका किससे कंट्रोल होगा, कंप्यूटर या लैपटॉप से आप कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ डिवाइसेस आपको डिटेक्ट करती है, हेल्थ से रिलेटेड आपको जानकारी देगी, इंफॉर्मेशन देगी, आपके धड़कन, आपके डेली रूटीन, ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर लेवल क्या है, ऐसी इंफॉर्मेशन आपको कौन दे सकता है, स्मार्ट हेल्थ डिवाइसेस। हेल्थ केयर सिस्टम के रूप में इसका यूज किया जाता है केयर करने के लिए। स्मार्ट कृषि के लिए भी कब आपका तापमान सही रहेगा, कब बारिश होगी, कब नहीं होगा, और कब हमको कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ये इंफॉर्मेशन भी हमको स्मार्ट कृषि प्रोवाइड करता है। मोटर व्हीकल्स के बारे में भी हम इसका यूज करते हैं। इंजन से रिलेटेड RPM, इंजन ऑयल लो, ऑयल फिट है कि नहीं है इंजन में, सही तरीके से चल रहा है इंजन की नहीं चल रहा, कोई कमी है। आजकल इनका यूज किया जा रहा है। आजकल जितने भी बड़े व्हीकल्स आ रहे हैं, चाहे वो ट्रक हो, बस हो,
उसमें कंप्यूटराइज IoT का यूज किया जाता है। ऑटोमेटिक वो बता देता है, उसमें सेंसर लगे होते हैं, यहाँ तक 2 व्हीलर तक में सेंसर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। ऑटोमेटिक वो हमको डिटेक्ट कराते रहते हैं कि हमारा इंजन प्रॉपर है या नहीं है, ऑयल तो नहीं लो हुआ। तो ये सारी फैसिलिटी हमको इसमें मिलती है। यातायात आप देखते हैं, ट्रैफिक से रिलेटेड जो आपके रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने के लिए भी एक इम्पोर्टेंट रोल रखता है। पार्किंग सेंसर, पार्किंग में आपको पार्क करने के लिए गाड़ी, उसके लिए भी सेंसर का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से इसके कई यूजेस हैं। मौसम विभाग में भी इसका यूज किया जाता है IoT का। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक था स्टूडेंट, बिग डेटा। इंटरनेट जैसे जैसे डेवलप करता जा रहा है, डेटा इंक्रीज होता जा रहा है। आपको मालूम है, आपको डेटा यूनिट नापने वाली जो पैमाने हैं वो इंक्रीज किए जा रहे हैं, मेजरमेंट के पैमाने इंक्रीज किए जा रहे हैं। ऑनलाइन में जितना ज़्यादा डेटा सोशल मीडिया में बढ़ता जा रहा है, उतना ज़्यादा डेटा दिन प्रतिदिन आपका बढ़ता जा रहा है। इसको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की यदि साइट की बात की जाए, नेटवर्क, तो आपका डिजिटल इमेजेस, वीडियो, सेल फोन और फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वेब लॉग, मेडिकल रिकॉर्ड, बहुत सारे डेटा हैं। इन डेटा को एक मैनेज करने की भी आवश्यकता होती है, और जिसके लिए हमने सॉफ्टवेयर पढ़े हैं स्टूडेंट, जैसे MS एक्सेस आपने पढ़ा, SQL सर्वर पढ़ा, फास्ट्रो पढ़ा। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिनका यूज करके आसानी के साथ डेटा को क्या किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। बिग डेटा की यदि बात की जाए तो आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो यहाँ पे कि डेटा का एक अच्छा स्टोरेज और उसको सही तरीके से स्टोर करके रखना, उसको मेंटेन करना, अपनी आवश्यकता अनुसार उसको सर्चिंग करना, क्वेरी करना और ट्रांसफर करना, एनालिसिस करना, ये आपका क्या कहलाता है, बिग डेटा। हमने MS एक्सेस पढ़ा हुआ था स्टूडेंट। MS एक्सेस में आपने देखा था बहुत आसानी के साथ डेटा को स्टोर किया जा सकता है, और क्वेरी लगा करके उस डेटा से बहुत आसानी के साथ हम डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी डेटा को बहुत आसानी के साथ उसमें मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनका यूज करके बिग डेटा को मेंटेन किया जा सकता है। वॉल्यूम, बिग डेटा से जुड़ी कुछ फीचर्स होते हैं। वॉल्यूम यानी कि डेटा की मात्रा क्या है, कितनी है, वो आपको ध्यान देना है। वेलोसिटी, वेग कितना है उसका, कितना तेजी से बढ़ रहा है वो डेटा, उसको हिसाब से हमको आवश्यकता होती है मेंटेन करने की। वैरायटी, कितने प्रकार का डेटा है, यानी कि इमेजेस हैं, उसमें फोटो है, ऑडियो है, वीडियो है, PDF है, क्या है, कितने प्रकार की वैरायटी पाई गई है डेटा को, उसको भी हमको फाइंड आउट करने की आवश्यकता होगी। और परिवर्तनशील, वो चेंजेस अलग अलग कितने फॉर्मेट में चेंज हो रहा है, कब कब चेंज हो रहा है, उस हिसाब से भी डेटा हमको आवश्यक है। बिग डेटा देखिए कितने प्रकार का होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है, जो एक स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर होता है, जिसको RDB में कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने पढ़ा था स्टूडेंट, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। MS एक्सेस में हमने इसको डिटेल में पढ़ा है। RDB में जो दो टेबल होती हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक टेबल पे चेंजेस करने पे दूसरे पे भी इफेक्ट पड़ता है, वो आपका RDB में होता है। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। उदाहरण के लिए डेटाबेस में एक स्टूडेंट, और ये जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, जेंडर है, कोर्स है, परसेंटेज है, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं होता, और कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई सिस्टमेटिक डेटा नहीं स्टोर होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे वो RDB में स्टोर नहीं होता। उदाहरण के लिए कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई साउंड है, कोई एक सीक्वेंस नहीं है, यानी कि मिक्स डेटा आपका क्या कहला जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा बहुत नहीं, दोनों रूप में हो सकते हैं। एक प्रकार का डेटा जिसमें से इसके अंदर सेमी स्ट्रक्चर का मतलब है कि डेटाबेस भी होगा, यानी कि डेटा टेक्स्ट भी होगा, ऑडियो फाइल भी हो सकती है, वीडियो फाइल भी हो सकती है, वो आपका कहलाता है सेमी स्ट्रक्चर। जैसे इसकी बात कम करें, यदि टैग अनमार्कर, यदि अलग अलग बात करें तो विश्लेषण करने के लिए XML फाइल होती हैं और JSON फाइल होते हैं। ये GST के लिए यूज होती है टैली में, आप ध्यान दें।
तो ये आपकी जो फाइलें कहलाती हैं वो आपकी स्टूडेंट क्या कहलाती हैं, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये आपने यूज किया होगा जैसे HTML में, ये देखिए इस तरीके से। बिग डेटा का जो अनुप्रयोग है कहाँ पे है, सामाजिक मीडिया, ई-कॉमर्स साइट पे, इसका टेलीकॉम, बहुत सारा डेटा जो हमारे स्वास्थ्य देखभाल के लिए, यातायात कंट्रोल के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, ये इसके कई जगह यूजेस हैं बिग डेटा के, और आज सबसे ज़्यादा बिग डेटा बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आज हमने स्टूडेंट जो पढ़ा एक्चुअल में, तो एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ा, दूसरा बिग डेटा, और बिग डेटा को मेंटेन करना। इस प्रकार से आज जो हमारा यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है फोर्थ यूनिट स्टूडेंट। यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट कवर किया, IoT भी मैंने आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और साथ में बिग डेटा भी बताया, उसके एप्लीकेशन और यूजेस। अब मुझे एक दिन बताना है आपको स्टूडेंट अगली क्लास में 5 यूनिट का जो है MIS। एक्चुअल में हम MIS पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक मुझे ओवरव्यू आपको देना है कि MIS क्या होता है और कैसे इसको यूज किया जाता है। ओके, तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू।